इसके साथ ही हमारे साथ कर्तव्यम वेलफेयर सोसाइटी से आशुतोष करण जी हैं, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, वो भी हैं। धन्यवाद अनिल जी। तो मैं डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ डिवीजन सर से सादर निवेदन करूंगा कि आप जो है इस प्रोफेशनल लॉयर भी हैं, डायरेक्टर हैं कर्तव्यम वेलफेयर सोसाइटी के, और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि संक्षिप्त में 5-10 मिनट में अपनी बात को रखें, जैसा कि आपसे डिस्कशन हुआ था आशुतोष जी। धन्यवाद अनिल जी। और सबसे पहले आप यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज देखा जाए तो मिशन शक्ति जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले एक धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने देखा जाए तो सारी चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकलिटी, जितने भी प्रैक्टिकल चीजें हैं और उसके अलावा कानूनी प्रावधान है, सभी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो ये नारी शक्ति का प्रोग्राम है, तो एक नारी शक्ति ने इसको टेक ओवर करके सारी चीजें मेरे ख्याल से सभी कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि इसमें मैं कुछ भी बिल्डअप कर पाऊं, कुछ भी इनपुट दे पाऊं। तो अच्छा, हमें किसी भी चीज को अगर हम सबसे पहले अगर दहेज की बात करें, दहेज प्रथा की बात करें, या फिर उसके अलावा जो हमारा ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना है 1961 में, इसकी बात करें, तो किसी भी चीज को या किसी भी अपराध को या किसी भी ऐसी कुरीति को खत्म करने के लिए समाज से हमें उसका थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि भाई ये कैसे हमारे समाज में आ गया, ये कैसे इतना फल फूल रहा है और आज इतनी बड़ी समाज का एक तरीके से सोशल ईविल बन गया है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मनुस्मृति की बात करें, तो उसमें 8 तरह के विवाह बताए गए थे, जिसमें कि एक ब्रह्म विवाह होता था, जिसको सबसे ज्यादा एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो आइडल समझा जाता था, जिसमें कि दोनों ही परिवार सम्मिलित होते थे और जो महिला होती थी विवाह के बाद आभूषणों के साथ अपने ससुराल जाती थी। तो ये एक आइडियल सिचुएशन बताई गई थी उन 8 विवाहों में कि भाई जो सबसे सही विवाह है वो आपका ब्रह्म विवाह है। इसी को स्त्री धन भी कहा जाता था, लेकिन वो तब था और ये आज है कि हम लोगों ने इस चीज को किस तरह से आज क्या बना दिया है। हालांकि हमारा समाज, अगर हम तब की बात भी करें तो यत्र नार्यस्तु पूजयन्तु रमेन्ते तत्र देवता, इसमें विश्वास हमेशा से करता था कि भाई जिस भी परिवार में, जिस भी घर में नारी को पूजा जाएगा, उसी में ही ईश्वर का वास भी होगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि कई चीजें ऐसी थी जिसका इंटरप्रिटेशन उस समय कुछ और था, लेकिन आज यहाँ पे वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा ईविल बन चुका है। तो मैं दहेज की बात करूं तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जिस वजह से नारियों का, किसी भी तरह से महिलाओं का विकास बहुत बहुत हद तक रोक दिया जाता है। और क्यों रोक दिया जाता है? कोई भी परिवार जिसके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, तो उसके पिता पे एक ऐसा बर्डन आ जाता है कि हाँ भाई, अब तो मुझे कुछ ना कुछ अभी से ही इसके लिए पैसे इकट्ठा करने लगेंगे, या फिर उसके अलावा मुझे धन का अर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज के समाज को देखते हुए इतने इतने पैसे खर्च करके ही इसकी शादी करवानी होगी। तो ये क्यों है? और यही वजह है जिस वजह से हमारे परिवार की जो लड़की है, जो बेटी है, वो पढ़ाई में या फिर उसके अलावा मैं कहूं बाकी चीजों में हर तरह से उसके विकास पे वहीं रोकथाम लग जाती है। क्यों? क्योंकि परिवार के ऊपर एक ऐसा बर्डन आ जाता है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन इसके विवाह के लिए ही करना है। क्योंकि हमने समाज में एक ऐसा बना रखा है कि भाई अगर 2020 की या 21 की या 19 की बात करूं, तो इस समय अगर किसी को भी एक अच्छा वर चाहिए, ये एक अच्छी शादी करनी है, तो उसमें इतना इतना खर्चा होगा, इतना इतना पैसे का खर्च है। और ये सोच के ही पिता शुरू से ही इसी ओर लग जाता है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि बेटियों को बोझ मान लिया जाता है, या फिर उनकी पढ़ाई को एक बेटे के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है। और इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा
भाई मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार कि जिस तरह से ये समाज के अंदर है तो समाज के अंदर से ही ये जा सकता है। हालांकि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में तैयार किया गया, जिसमें कि ये दहेज की एक परिभाषा भी दी गई, साथ ही साथ दहेज मांगना, दहेज देना, दोनों ही एक तरह से क्राइम बताया गया कि दोनों ही अपराध है। साथ ही साथ उसमें यह तक कहा गया कि भाई दहेज के लिए कोई भी विज्ञापन देना, आप ये समझ लीजिए कि एक दौर ये भी था कि हम लोग दहेज के लिए विज्ञापन तक दे दिया जाता था कि भाई अगर कोई भी सुयोग वर मेरी लड़की के लिए मिलेगा तो मैं इतना इतना पैसा दे सकता हूँ, या फिर अगर मेरे जो लड़का है वो इस मतलब कि काबिल है, उससे अगर कोई भी शादी करना चाहता है तो इस पैसे में या इस जो भी खर्चे में शादी हो सकती है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को, जो इस प्रचार को भी बैन किया गया। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि भाई अगर समाज की कोई भी कुरीति है तो उसको हमें सोशल मील को आपस में ही लड़के आगे बढ़ाना है। जब हम सब मिलके उससे लड़ेंगे तभी आगे ये चीजें खत्म हो सकती हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना 1961 में, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 10 सेक्शन है, जिसमें कि सारी चीजें बताई गई कि भाई दहेज लेना देना, किसी भी तरह की डिमांड तक करना अपराध है। उसके अलावा अगर इसके लिए मुकदमा किया जाता है तो उसमें भी जो आप डिफेंडेंट है उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये प्रूफ करे कि उसने किसी भी ऐसी तरह की डिमांड नहीं की थी। तो मैं बहुत ज्यादा प्रावधानों में अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आलिमा जी ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं। लेकिन फिर भी अगर अगर हमें आज के समाज में ये सोचना है कि भाई दहेज को, तो आज की पीढ़ी को काम करना पड़ेगा कि हमें आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा समाज बनाना है। आगे वाली बेटियों को हमें एक ऐसा दर्जा देना है कि वो किसी भी तरह से बोझ ना समझी जाए, जिसकी आज एक बहुत बड़ी वजह ये दहेज है कि भाई अगर दहेज ना होता तो बोझ किस किस्म का। क्योंकि ये होता है कि भाई इसकी शादी अगर मुझे इतने इतने साल में करानी है तो उस समय तक मुझे एक ऐसा धन अर्जन कर लेना है, एक ऐसा अमाउंट तैयार कर लेना है जिससे कि मुझे इसकी शादी कराने में कोई भी विफलता ना हो, एक अच्छा विवाह, अच्छा वर ढूंढने में ना हो। तो इसमें हमें यही समझना है कि भाई किसी भी तरह का लालच किसी भी तरफ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और तभी हम इस चीज पे लड़ भी पाएंगे और इसको आगे कॉन्कर कर पाएंगे, इसको आगे जीत पाएंगे। साथ ही साथ एक और भी विषय है जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट। तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो मैं एक छोटी सी बात अभी ये करूंगा कि लॉकडाउन अभी था, अभी इस लॉकडाउन में सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं, भाई दहेज तो एक ऐसी चीज है जो कि मेरे हिसाब से हमारे ही एक सोशल इविल है, हमारे देश का एक सोशल इविल है। हाँ, तो उसमें हम ही को ही कुछ सोच के करना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस ऐसी की जाए, ऐसी मतलब चीज है जिससे कि पूरा विश्व ग्रसित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा देश, बाकी लोग भी। और इसकी बात की जाए तो अभी इस लॉकडाउन में बहुत खराब, बहुत विषम परिस्थितियां थी। क्यों थी? क्योंकि भाई अगर आप देख रहे हैं कि लोग मेंटली कितना परेशान थे, डिप्रेशन में थे, अपनी जॉब को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने मतलब फ्यूचर को सोचते हुए, और इसी वजह से बहुत सारी जगहों पे डोमेस्टिक वायलेंस के अकरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। और घर में आप ये समझ लीजिए कि वो महिला उसी व्यक्ति के साथ रहने को बराबर मजबूर थी जो भी उसके ऊपर ऐसा वायलेंस अकर कर रहा है। पहले क्या होता था कि भाई ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं था तो कोई भी कहीं जाके कंप्लेन कर सकता था, अब उस ससुराल से जाके मैके जा सकता था। लेकिन जो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट लॉकडाउन था, उस समय ऐसा कोई भी साधन किसी के पास नहीं था। और जो भी आप पे किसी तरह की हिंसा कर रहा है, जैसे कि मैम ने खुद बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा एक्ट है जिसमें पहली बार कि वायलेंस के अलग अलग तरीके बताए गए। और ये एक्ट आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे पास कानून हैं महिला सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 2005 में ये एक्ट बना इस वजह से क्योंकि हमें ये समझाना था दुनिया को या फिर अपने देश की महिलाओं को कि भाई वायलेंस कई प्रकार के हैं। अगर आपसे कोई अभद्र भाषा में बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वायलेंस सिर्फ और सिर्फ किसी भी मारपीट तक सीमित नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रोल था इस एक्ट का, जो कि बहुत हद तक रोकथाम लाया है। हम ये नहीं कह सकते कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है।
तो अगर देखा जाए तो भाई हमारा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में बना है, तो उसमें 498A यानी कि जो भी ये अभी जैसे कि बात हुई इस 498A पे, तो ये 1983 में आया कि भाई किसी भी तरह से अगर पति या उसके कोई भी परिजन किसी भी तरह की हिंसा करते हैं, किसी भी तरह का उत्पीड़न करते हैं, तो ये 83 में आया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी महिलाओं की परेशानी थी उन वो बहुत वास्ट हैं, तो उसको पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं कर सकता था। इसी वजह से साथ ही साथ एक एक्ट भी दिया गया, एक अधिनियम बनाया गया जो कि स्पेसिफिकली इसी चीज पे था कि जो भी महिलाएं घर पे हैं उनके साथ जो हिंसा हो रही है, और हिंसा करने वाले कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वयस्क पुरुष ही हो, उसमें स्पेशली मेंशन है कि भाई कोई दूसरी महिला भी हो सकती हैं जो हिंसा कर रही हैं। तो इस तरह का, और साथ ही साथ किसी भी बच्चे के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 83 में 498A तो जरूर आ गया था, और उससे क्योंकि 70s का वो दौर था जिस समय ये घरेलू हिंसा या फिर मैं कहूं कि दहेज के लिए उत्पीड़न बहुत चरम पे था हमारे देश में। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि दहेज के लिए किसी भी महिला को जला देना, मार देना, जो कि 304B में कवर भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा था। तो 83 में ही इस 498A को इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि आगे बहुत ज्यादा रोकथाम हुई, लेकिन फिर भी जो महिलाओं की एक तरीके से परेशानियां थी वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती थी। इसी वजह से एक स्पेसिफिक एक्ट भी लेके आया गया जो कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट था, जो कि 2005 में आया। तो इसमें बहुत सारे प्रावधान से मेरा मतलब यही है कि इसमें करीब आपके अलग अलग सेक्शंस हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज जो इसने एक रेवोल्यूशनरी काम किया कि वॉयलेंस को एक चेहरा दिया, बताया कि वॉयलेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को मारना पीटना ही वॉयलेंस है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी का मानसिक उत्पीड़न भी कर रहे हैं, आर्थिक उत्पीड़न भी कर रहे हैं, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर रहे हैं, तो वो सब उत्पीड़न है, और इन सब से रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की चार बातें सुन के घर पे रहने को बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो ये एक्ट है 2005 में, ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही सार्थक है। और अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो इस विश्व के बहुत सारे देशों में बहुत हाइक हुआ है ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। कई ऐसे देश हैं जहां पे आप समझ लीजिए 40% हाइक हुआ है, और महिलाएं बाध्य थी अपने घर पे ही रुकने को, और खास तौर से उस व्यक्ति के साथ रहने को जो कि परपेट्रेटर है, यानी कि जो कि हिंसा कर रहा है। उनकी मजबूरी है क्योंकि भाई बाहर लॉकडाउन है। इसलिए आप मैं बताऊं कि गवर्नमेंट ने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी एक नंबर निकाला कि भाई कोई भी महिला नहीं फोन कर सकती, या बाहर जाके अगर कोई कंप्लेन नहीं कर सकती तो वो व्हाट्सएप पे भी कर सकती है अपनी कंप्लेन। और जिसमें कि बहुत राइज एक्सपीरियंस किया गया कि भाई जो ऑनलाइन कंप्लेन्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेन्स आ रही हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा उछाल था, बहुत ज्यादा कंप्लेन्स थी। क्यों थी? क्योंकि वो वहां पे उस समय फोन कॉल करके या कहीं जाके कंप्लेन नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से ये था। हालांकि हमारे अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में भी बहुत सारे प्रोटेक्शन हैं महिलाओं के लिए, ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमें उसके बारे में जानकारी हो, हम जागरूक हो कि हाँ भाई ये सब प्रोटेक्शन है हमारे लिए, और इन सब चीजों को हम ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी होगी तो आधी जंग हमने जीत ली। फिर हमें आधा काम यही करना है कि उसको लेके आगे बढ़ना है और उसको अटेन करना है, अपने राइट को लेना है, किसी भी तरह के इन्फ्रिंजमेंट से लड़ना है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप यहाँ पे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो मिशन शक्ति है वो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की लाखों करोड़ों महिलाओं को एक सशक्त करने का काम करेगा। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हेल्पलाइन की बात कर रहे हों या सिर्फ इन्हीं चीजों की, हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं कि कानून क्या है भाई, उनके राइट्स क्या है, कहाँ कहाँ किस किस समय पे वो अपनी बात रख सकते हैं और उस चीज के लिए, राइट के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सबसे एक बेटर पार्ट है वो यही है कि वायलेंस वो सिर्फ और सिर्फ पिटाई तक, मार पिटाई तक या यहाँ तक सीमित नहीं है, है ना?
अगर कोई किसी से मतलब इकोनॉमिकल वायलेंस भी हो सकता है, आर्थिक भी है ये, कि अगर कोई किसी को उसका भरण पोषण भी नहीं कर रहा है तो वो वायलेंस है। इस चीज को समझना, लोगों को बताना कि भाई, अब मैं अगर रिसेंट बात करूं तो एक महिला जो मेरे पास आई, उनकी आयु 48 ईयर्स, 48 वर्ष की वो महिला है। उनको, उनके दिमाग में एक ऐसा परसेप्शन था कि भाई मेरे साथ तो जो दिक्कत है वो कहीं भी किसी भी कानून से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आज शादी के इतने साल बाद इस चीज के लिए कैसे कर सकती हूँ, मैं 48 वर्ष मेरी आयु है। लेकिन किसी भी तरह से उनको ये जानना बहुत आवश्यक था, जो कि उन्होंने जाना भी, कि भाई ऐसा नहीं है कि आपकी अगर एक स्पेसिफिक एज क्रॉस करा है आपने, तो हाँ हो सकता है कि भाई ठीक है आप दहेज के लिए वो नहीं कर सकते, लेकिन किसी पे भी किसी भी तरह का अपराध किसी भी समय हो सकता है। और अगर आप 48 वर्ष के हैं, आपके 25 साल हो चुके हैं शादी के लिए या ऐसा कुछ, उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो मानसिक भी क्यों ना हो, तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आपके पास सरकार है, आपके पास पूरा पूरा सिस्टम है, बस आपको पहल करनी है। अगर आप पहल करेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के लिए अग्रसर हैं, कि अगर आप कहेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको उस चीज के लिए पहल करनी होगी। और आप पहल करेंगे कैसे? जब आप जागरूक होंगे, जब आपको पता होगा कि हाँ भाई, अगर कोई भी चीज मेरे साथ आकर हो रही है तो इसके लिए प्रावधान है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे ये सहते हुए अपने घर पे मजबूरी में रहना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी आयु के हों तो आपको उस चीज में अगर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस और बस करना ये है कि आपको उसके लिए अथॉरिटी तक पहुंचना है, अपनी बात रखनी है। और देखिए, इस चीज के लिए जागरूक कौन करेगा? जागरूक करेंगे हम और आप। अगर कोई भी सोशल इविल है, चाहे वो दहेज ही क्यों ना हो या फिर ये क्या कहते हैं घरेलू हिंसा ही क्यों ना हो, इसके लिए आवाज उठाएंगे हम और आप। और हमारे और आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गवर्नमेंट का, जो ऐसा एक प्रोग्राम जिसमें कि हम सुनियोजित इन्हीं सब चीजों पे बात कर रहे हैं, तो इससे। जी जी बोलिए। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो देखिए, मैं बस यही कह रहा हूं कि आज हमारे और आपके माध्यम से ये प्रदेश की लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचना जरूरी है, पहुंचना चाहिए। और उन्हें अपने आप को सशक्त महसूस करना चाहिए। उनके पास बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे प्रावधान बने हैं, चाहे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, लीगल रेमेडीज हो, बहुत सारी चीजें हैं। बस हमें उन तक इस चीज को पहुंचाना है और हमें सही तरह से उन्हें इस चीज को अटेन भी करवाना है। बस, तो इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनिल जी का, जो मुझे ये अवसर दिया उन्होंने कि मैं अपनी बात रख पाऊं। और उसके अलावा मैं आप सभी को एक बार सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूंगा। और यही कहना चाहूंगा कि मिशन शक्ति के साथ हम सबको अपने प्रदेश की महिलाओं को हर तरह से सशक्त करना है। और वो किसी भी तरह से, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी भी तरह से, किसी भी चीज से पीछे या फिर डरने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जब हम और आप यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज के लिए हैं ही, तो फिर उन्हें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम जितनों तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे, हमें बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो बस मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने अपनी बात रखी है। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जब कोई ओरिएंटेशन जूम पे होता है, यूट्यूब पे होता है, ये एक सेंसेक्स की तरह होता है। लोग आते हैं और धीरे धीरे एकदम से कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पार्टिसिपेंट जो है 71 से 75 हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यूट्यूब पे भी अभी 100 से ऊपर है, तो ये एक बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप भी सभी लोग जो मिशन शक्ति योद्धा हैं, जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, इसको आप ही लोग आगे ले जाएंगे। जैसे अभी सब कुछ बताया गया, इसके साथ ही जो हेल्पलाइन नंबर्स बताए गए हैं आपको, 181 हो, चाहे 112 हो, 1090 हो, ये सब आपको आगे ले जाने हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे साथ डीपीओ साहब कानपुर देहात भी जुड़े हुए हैं, शुरू से हैं। सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद मेरी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है अभिषेक पांडे जी के पास, डीपीओ कानपुर देहात। ठीक है, अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं और मैं इसका एक बता दूं, जो मीटिंग आज ये कार्यशाला हो रही है ये लखनऊ के डीपीओ ऑफिस में बनी। इस पर डीपीओ साहब लखनऊ के मार्गदर्शन पे काम हुआ पूरा, वहीं इसकी रूपरेखा बनाई गई, वहीं इसकी प्रस्तावना हुई और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का भी प्लान वहीं ही बनाया गया। तो यहाँ पर हमारे साथ डीपीओ साहब हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं डीपीओ सर, शुरू से ही हैं और एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए। तो अगर रूपरेखा और प्रस्तावना वहाँ में चर्चा की और हमारे यहाँ लखनऊ में भी लीगल एड ये संस्था देती है और आपके यहाँ से 2 नामित वकील भी हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर पर पीड़िताओं को, महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। तो आज की चर्चा बहुत ही लाभदायक रही है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा।